और हर दिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, क्योंकि जो प्रणाली पहले मौजूद थी, मैं एक रूपक इस्तेमाल करना पसंद करूँगा और कहूँगा कि वह एक बड़ा गांठ जैसा था जिसे हमने पाया। आप एक गांठ खोलते हैं और दूसरी दिखाई देती है। बुर्किना फासो ने वह किया जो किसी भी अफ्रीकी सरकार ने पहले हिम्मत करके नहीं किया था। उसने एक कानून पारित किया जो हर उस कंपनी के लिए बाध्यकारी बनता है जो सालाना $8.8 मिलियन से अधिक कमाती है। उन्हें देश के अंदर अपना मुख्यालय बनाना होगा या बाहर चले जाना होगा। अब और कोई विदेशी फर्म पेरिस से सोने की खाने नहीं चला पाएगी और न ही आबिदजान से दूरभाष साम्राज्यों का प्रबंधन कर पाएगी। समय सीमा 6 महीने है। यहाँ बनाइए, यहाँ भर्ती करिए, यहाँ कर दीजिए या बाहर निकल जाइए। यह सिर्फ एक नीति नहीं है, यह अफ्रीका की आर्थिक निर्भरता पर एक प्रहार है। और यह सब सीधे कप्तान इब्राहिम ट्राओरे की ओर से आ रहा है, वही व्यक्ति जो बुर्किना फासो को अफ्रीका की नई आर्थिक क्रांति की मोर्चा पंक्ति बना रहा है। आइए इसमें गहराई से देखें। बुर्किना फासो, किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि यह इतनी तेजी से ऐसा कर देगा। एक पल में पश्चिमी अफ्रीकी व्यापार मंडलों में चर्चा सोने के निर्यात और रसद सुधारों के इर्द गिर्द थी, और अगले ही पल बुर्किना फासो की मंत्रिपरिषद ने एक आदेश प्रकाशित किया जिसने बोर्डरूम्स में कांपन पैदा कर दी, पेरिस से लेकर जोहान्सबर्ग तक। प्रस्तावित कानून के तहत कोई भी कंपनी जो सालाना लगभग $8.8 मिलियन से अधिक कमाती है, उसे बुर्किना फासो के अंदर अपना मुख्यालय बनाना होगा। न तो एक शाखा कार्यालय, न ही एक संपर्क कार्यालय, एक पूर्ण स्तरीय कमान केंद्र, पूरे स्टाफ, अवसंरचना और बुर्किना की जमीन पर कर भुगतान के साथ। यह वह प्रकार की नीति घोषणा थी जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बनाती, बल्कि माहौल ही बदल देती है। कुछ ही घंटों में निजी चैम्बर्स, खनन संघों और व्यापार दूतावासों ने इसका अर्थ समझने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। क्या वे अभी भी विदेश से ऑपरेट कर सकते हैं? क्या मौजूदा विदेशी कार्यालय गिने जाएंगे? क्या यह असल में हो रहा है? उआगाडोगो से उत्तर स्पष्ट और अविचलित था। हाँ, यह हो रहा है और यह स्थायी है। विवरण उतने ही तीखे थे जितना संदेश। एक बार लागू होने पर कंपनियों को अपनी रियल एस्टेट निर्माण योजनाएं जमा करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे अनुपालन करने का इरादा रखते हैं। स्थानांतरण को आसान बनाने के लिए सरकार निर्माण सामग्री पर कर मुक्तियां और आयात शुल्क में छूट दे रही है। साथ ही स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमोदन शीघ्र करने का रास्ता भी बता रही है। शहरी नियोजन मंत्रालय को निर्माण परमिटों को जल्दी से मंजूरी देने और उन प्रशासनिक बाधाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है जो पहले निवेशकों को जमीन अधिकारों के लिए वर्षों तक इंतजार कराते थे। पर जो विश्लेषकों को सचमुच हैरान कर गया वह आर्थिक बारीकियां नहीं थीं, बल्कि इसके पीछे का दर्शन था। यह सिर्फ कानूनी सुधार नहीं था, यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र था जो शहरी विकास रणनीति के वेश में छिपा था। सरकार ने इसे कूटनीतिक भाषा में नहीं बांधा। उसने खुलकर कहा, उद्देश्य आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है, रियल एस्टेट निवेश को प्रोत्साहित करना है और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करना है। यह आखिरी वाक्य वह स्थान है जहां सब कुछ बदल जाता है। दशकों से बुर्किना फासो को एक संसाधन पूल की तरह देखा गया है, बिना किसी कॉरपोरेट अवलंबन के। यहाँ निकाला गया सोना बाहर स्टॉक एक्सचेंजों को भरता था। दूरसंचार की आय जो उआगाडोगो में एकत्रित होती थी वह कोटे दिआइवोर में दर्ज की जाती थी। बैंक्स ने बुर्किना फासो के किसानों को ऋण दिया, लेकिन लाभांश पेरिस में दिए। ट्राओरे की प्रशासन ने इस असंतुलन को देखा और वही प्रश्न पूछा जिसे हर अफ्रीकी नेता बहुत लंबे समय से टालता आया था। जब तक अर्थव्यवस्था विदेशों में रहती है, तब तक कोई देश स्वतंत्र कैसे हो सकता है? यह कानून इसका उत्तर है। यह मांग कि कंपनियां अपने भौतिक उपस्थिति को अपने मुनाफे के अनुरूप करें। यदि आप यहां अरब पैदा कर रहे हैं तो यहां बनो। यह एक निर्माण का प्रश्न ही नहीं है, यह जिम्मेदारी, जवाबदेही और स्थायित्व की मांग है। एक परदेशी मुख्यालय वाले कंपनी के पास हमेशा पलायन का विकल्प हो सकता है जब राजनीति कठिन हो जाए। एक कंपनी जो यहां अपना ढांचा बना लेती है, सैकड़ों लोगों को नौकरी देती है और लोकल ग्रिड्स में समाहित हो जाती है, वह इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती। किसी मायने में यह नीति निगमों को फंसाने की नहीं, बल्कि उन्हें राष्ट्र के भविष्य से बांधने की कोशिश है, उन देशों से जो उनसे लाभ उठाते हैं। पर जो बात इसे विदेशी निवेशकों के लिए और भी अधिक चौंकाने वाली बनाती है वह यह है कि यह कानून अकेले तैयार नहीं हुआ था। यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो राजधानी में चुपचाप तैयार हो रही थी। एक रणनीति जो बुर्किना फासो को केवल निकासी केंद्र से मालिकाना केंद्र में बदलने की कोशिश करती है। अब सवाल उठता है, ट्राओरे की सरकार इतनी निडर और इतनी आत्मविश्वासी कैसे हो गई
कि उसने यह कदम उठाया, जबकि किसी अन्य अफ्रीकी प्रशासन ने ऐसा चुनौतीपूर्ण काम नहीं किया। एक भू-रहित राष्ट्र ने यह नियम निरूपण कैसे लिखने का निर्णय लिया, जिसे तटीय दिग्गजों ने टाल दिया। हर क्रांतिकारी कानून एक मौन संचित प्रक्रिया से पैदा होता है। सालों की निराशा, असमान सौदों और अदृश्य चोरी की वजह से दबाव जमा होता रहा। वह दबाव पत्थर के नीचे बढ़ता रहा और अंततः कुछ टूट गया। बुर्किना फासो का मुख्यालय डिक्री हवा में से नहीं निकला। यह दशकों तक चले आर्थिक शोषण का अनिवार्य परिणाम है, जिसे भागीदारी के नाम पर सीधा लूट कहा जा सकता है। ट्राओरे की टीम, जो अर्थशास्त्रियों और सैन्य सुधार समर्थकों से बनी थी, ने यह पता लगाने का काम शुरू किया कि बुर्किना फासो के निर्यात धन का हर डॉलर कहाँ जाता है। उन्होंने पाया कि यह केवल रिसाव नहीं था, यह एक पूरी आर्थिक संरचना थी जो अफ्रीका को निर्भर बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थी। जब बुर्किना फासो का सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बेचा जाता था, तो व्यापार अक्सर विदेशी दलालों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। जब दूरसंचार कंपनियां विस्तारित हुईं, तो उनकी अवसंरचना ऋण यूरोपीय बैंकों से आते थे, जो घरेलू दरों से अधिक ब्याज वसूलते थे। यहाँ तक कि वे गैर सरकारी संगठन, जो स्थानीय क्षमता विकसित करने का दावा करते थे, दाता निधियों को दूरस्थ प्रशासनिक कार्यालयों के माध्यम से रूट कर रहे थे। यह एक परिपूर्ण प्रणाली थी, पर केवल बुर्किना की जनता के खिलाफ। यह समझ पैदा होना एक टूटने का बिंदु था। नेतृत्व ने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ तब तक कम ही होगा जब तक आर्थिक रूप से संपत्ति पर नियंत्रण न हो। देश स्वतंत्र होने की बातें कर सकता है, पर जब तक उसकी कंपनियां बोर्डरूम में विदेशों में बैठकर मुनाफा दिखाती हैं और लाभांश बाहर भेजती हैं, तब तक उस स्वतंत्रता का अर्थ कम रह जाता है। मुख्यालय कानून इसलिए निर्माण से ज्यादा टकराव की घोषणा है। यह पोस्ट औपनिवेशिक व्यवस्था को सीधे चुनौती देता है, जिसने विदेशी हितों को दूर बैठे बैठे अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण देने की अनुमति दी थी, जबकि विकास के नाम पर मात्र बयानबाजी की जाती रही। पर यह विद्रोह केवल क्रोध से नहीं उपजा, यह गणना पर भी आधारित था। ट्राओरे के सलाहकारों ने समझा कि वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन में युद्ध और ब्रिक्स देशों की वृद्धि ने पहले से ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के उस मॉडल को अस्थिर कर दिया था जो सस्ते अफ्रीकी निष्कर्षण पर निर्भर था। नए गठबंधन बन रहे थे और बुर्किना फासो ने अपनी पूंजी धाराओं पर नियंत्रण वापस पाने का एक अवसर देखा। स्थानीय मुख्यालय बनाना कंपनियों को घरेलू पुनर्निवेश के लिए मजबूर करता है। उन्हें स्थानीय जमीन खरीदनी होगी, स्थानीय वास्तुकारों को नियुक्त करना होगा, स्थानीय लेखाकारों को नियुक्त करना होगा और स्थानीय बिजली बिल चुकाने होंगे। अनुपालन का हर कार्य पुनर्वितरण का एक तंत्र बन जाता है। फिर भी इस कदम की सच्ची बहादुरी इसका समय निर्धारण ही है। बुर्किना फासो को प्रतिशोध का सामना करने का अनुभव है। जब देश ने विदेशी सैनिकों को निकाल दिया और IMF फंडिंग ठुकरा दी, तो पश्चिमी मीडिया में आलोचकों ने आर्थिक पतन की भविष्यवाणी की थी। इसके बजाय देश ने क्षेत्रीय सहयोग, सोने के राष्ट्रीयकरण और कृषि विस्तार के जरिए स्थिरता बनाए रखी। उन तूफानों से बचने के बाद सरकार ने एक गंभीर बात महसूस की। पश्चिम के बहिष्कार की धमकियां अब वही शक्ति नहीं रखती। दुनिया के वित्तीय ध्रुव विविध हो रहे हैं और उआगाडोगू के दोस्त मॉस्को, बीजिंग और बमाको जैसे हैं, जो मालिकाना के माध्यम से संप्रभुता की तर्क को समझते हैं। फिर भी इस नीति का सच्चा भावनात्मक वजन विदेशी राजनीति से नहीं आता। यह घरेलू उपेक्षा की याद से आता है। हुंडे के खनिकों से लेकर बोबोडियालोसो के व्यापारी और उआगाडोगू विश्वविद्यालयों के स्नातक, सभी की एक ही नाराजगी है। हमारे संसाधन दूसरों को समृद्ध करते हैं। उनके लिए मुख्यालय कानून महज एक नौकरशाही नियम नहीं है। यह तर्क के साथ बदला है, इतिहास की देर से हुई क्षतिपूर्ति। यह मांग है कि मुनाफे का एक पता होना चाहिए और वह पता आखिरकार बुर्किना फासो पड़े। और शायद यही बात इसे किसी साधारण सुधार से अलग बनाती है। यह कानून बोर्डरूम में नहीं बनाकर जनयात्राओं में पला। यह कड़वाहट में उन लाखों लोगों के जीते हुए अनुभवों में पला जो अपनी मेहनत को अदृश्य साम्राज्यों को खाते देखकर बड़े हुए। सरकार ने इसे नीति के रूप में नहीं, परंतु बुद्धि द्वारा बनाई गई सजा के रूप में ढाला। तर्क सरल था, यदि हम मुनाफे को बाहर नहीं भेज सकते तो हम मुनाफे को यहाँ लाएंगे। लेकिन यह एक और प्रश्न को जन्म देता है। अब जब बुर्किना फासो ने अपनी अर्थव्यवस्था को वापस अपनी मिट्टी पर खींच लिया है, तो उस परिदृश्य का क्या होगा? क्या कॉर्पोरेट भू रचना, नागर रचनाएं और शहरी परिदृश्य में यह रिडायरेक्शन टिक पाएगा? और यही वह जगह है जहां अगला अध्याय शुरू होता है। जनता, निवेशक और वैश्विक शक्ति तंत्र के बीच नए प्रकार के संबंध और टकराव। नोट:
जहां भी मूल स्क्रिप्ट में किसी चैनल का नाम होता तो मैंने उसे हटाकर स्टोरी विद तंजरुल कर दिया होगा। आपकी दी हुई स्क्रिप्ट में स्पष्ट चैनल नाम नहीं दिखा, इसलिए यह परिवर्तन स्वतः लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी।